अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब। आज इनके साथ दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। पिछले एपिसोड के बड़े कुछ अहम क्वेश्चंस थे जो रह गए, जो टाइम की वजह से मैं नहीं पूछ पाया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सवालात जो हमारे पास होंगे उसकी हाईलाइट आपको मोटी मोटी मैं बता देता हूं कि एक तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान का इलाज क्या है, मुज़ाकरात कामयाब होते नजर उन्हें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर नहीं होते कामयाब तो पाकिस्तान ने अब क्या तलाश करके रखा हुआ है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान कहां स्ट्राइक करेगा और कैसे स्ट्राइक करेगा, ये आपको बताएंगे। यूएस जो है और जो इंडिया है, इनकी जो डील हुई है आपस में, वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक है और ये क्या वाकई कोई स्ट्रेटेजिक टाइप डील है, इसके बारे में जानिएगा। फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो 8वां तैयारा ट्रम्प साहब ने गिराया है, ये तैयारा कौन सा था। आज आपको ये पता चल जाएगा कि जो ट्रम्प साहब तैयारे बढ़ाते जा रहे हैं वो किसके कहने पे बढ़ा रहे हैं और क्या वाकई कुछ ऐसा है, और जो है तो वो क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो J-35 हैं वो पाकिस्तान में कब आ रहे हैं, ये थोड़ी सी डिटेल जानिएगा। F-16 के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान क्या कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये जानिएगा। तो ये बड़े दिलचस्प सवाल होंगे हमारे इस वीलॉग में। तो सर आपको दोबारा वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया फरूक। अच्छा सर, तो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने बात की, लेकिन मेरे ख्याल पहले वो चीजें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अफगानिस्तान पे आते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब मुझे बताइएगा कि यूएस और इंडिया के दरमियान में दिफाई मुआहदा हुआ है, एक तो क्या हम उसे दिफाई मुआहदा कह सकते हैं, ये बताइएगा, और क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी की बात है इसमें। आपके पहले सवाल का जवाब है कि नहीं। ये दिफाई मुआहदा नहीं है, इट्स अ डिफेंस एग्रीमेंट। इस सेंस में कि जी के क्या कहते हैं कि इंडिया के पास जो उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल आउटले है उसको वो उस तक जा सकते हैं, उनके साथ इनोवेशन, उनके साथ को प्रोडक्शन, उस तरह की बातें कर सकते हैं। और जो है क्या कहते हैं, इस वक्त अमेरिका की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ना किसी तरीके से इंडिया जो है वो उनके वेपन्स को खरीद ले, ठीक है ना, और जो खासतौर पे उनके हाई एंड वेपन्स हैं उनको खरीद ले। लेकिन अभी तक दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। ये मुआहदा 2005 में पहली मरतबा था, 10 साल के लिए। अच्छा एनवार साहब, लोग अमूमन इसी बात को देखते हैं कि कोई असला दे रहा है अमेरिका इंडिया को, और कॉन्सेप्ट भी ये है जी कि अमेरिकन असला होगा तो बड़ा अगला मुल्क स्ट्रांग हो जाएगा, लेटेस्ट असला उसके पास आ जाएगा। ये इंडिया क्यों घबरा रहा है असला लेने से? अमेरिका बेचना चाह रहा है लेकिन इंडिया घबरा रहा है, वजह क्या? इसलिए कि देखिए, जब भी आप किसी सुपर पावर से वेपन खरीदते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, क्योंकि वो आपको वेपन इसलिए नहीं देते कि वो आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। वो आपको एक्चुअली वेपन इसलिए देते हैं कि वो अपनी कोई सिफारती या दिफाई ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको एक तरह से पकड़ लेते हैं कि आप उनके मरूने मिन्नत हो जाते हैं। हाँ, और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर आपके ऊपर कभी, जैसे आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर उनके पास हाई एंड वेपन्स होंगे और इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लग जाती हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आपने जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे उसके बाद सैंक्शंस लगी थी, तो हमें काफ़ी यानी कि मेहनत से और थर्ड पार्टी सोर्सेज से अपने अमेरिकन फ्लीट को या जो इक्विपमेंट था उसको ऑपरेशनल रखने में हमें मसाइल आए थे। ठीक है, मतलब ये स्पेयर पार्ट वहां से आने हैं, मेंटेनेंस उधर से होनी है, और अपग्रेडेशन भी वहीं से। तो इस वजह से जो कंट्रीज हैं जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं होते वो अवॉइड करते हैं सुपर पावर से खरीदने के लिए। और ये ट्रांसफर विद टेक्नोलॉजी नहीं करता नहीं, यानी कि कभी नहीं करेंगे। अमेरिकन कभी नहीं करेंगे। आपको शायद को प्रोडक्शन फैसिलिटी दे दें, ठीक है, लेकिन आपको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, इंडिया जो है उसने इस मरतबा, ये तीसरी मरतबा है कि ये दिफाई मुआहदा उनके अंदर एक्सटेंड हुआ है। 2005 में साइन हुआ पहली मरतबा, फिर 2015 में और फिर 2025 में। ठीक है। इंडिया ने इस मरतबा इसको जानबूझ के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में भी एक ये खबर फैल रही थी कि जी के अब जो है ना इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, और वो जो एक स्टैंडिंग थी, रीजनल स्टैंडिंग थी इंडिया की, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने इसको यानी कि ये टर्न देने की कोशिश की है कि जी के एज एफ हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट जिसके तहत वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रम्प साहब ने 8 तैयारे गिरा दिए, ठीक है। एक तो ये बताइएगा कि उन्हें ये कौन बताता है कि अब एक 6 से 7 हुए, 7 से 8 हो गए, और दूसरा कि 8वां तैयारा कौन सा है जो भारत का गिराया गया? देखिए, जो है ना, हमेशा से कंफ्यूजन थी कि 7 तैयारे गिराए गए या 6 तैयारे गिराए गए। अच्छा, कई मतबा तैयारे जो है ना, क्योंकि जब मई 2025 में एरियल फाइट हुई है, तो ये पहली मतबा एविएशन हिस्ट्री में एक BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट फाइट हुई है, जिसका मतलब ये था कि जहाजों को बहुत दूर दूर से गिराए गए। 5 मई 2025 तक जो लॉन्गेस्ट एरियल शॉट थी वो अमेरिकन एयरफोर्स की थी एट 100 किलोमीटर। लेकिन 6 मई को
जो लॉन्गेस्ट शॉट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एट 200 किलोमीटर्स, उसे डबल। अच्छा। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो जहाज 200 किलोमीटर गिरा होगा, जिसके ऊपर शॉट आई है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो 150 से 200 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर गिरा होगा, उसका डेब्री जो है, ठीक है ना। सो कई मरतबा होता है कि आपके जहाज अगर डायरेक्ट हिट हो तो आपको ये पता होता है कि जी के जहाज तबाह हो गए, लेकिन अगर कई मरतबा जहाज इवेसिव एक्शंस ले रहा हो तो जो है ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और कई मतलब वो डैमेज के साथ लैंड कर जाते हैं, और कई मतलब जहाज रिकवर हो जाते हैं, कई मतलब जहाज रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो 6 जहाज है ना वो तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने जब क्लेम किए तो हमारे पास एविडेंस था हर किस्म का, इसलिए हम विद इन 24 आवर्स मीडिया पर आके पाकिस्तान ने वो एविडेंस शो कर दिया कि जी हमने ये 6 जहाज गिराए हैं। एक जहाज जो है जो कि मिराज SU-30 MKI है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई पोमपुर एक जगह है उनकी, उधर ये जहाज गिरा है, ठीक है ना, और इस पहले यानी कि वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये जो है ना ये कंफर्म हो गया कि हाँ वो जहाज वहां गिरा था। सो वो 7वां जहाज हो गया। जो 8वां जहाज है वो एक UAV है, ठीक है, इट वाज अ हाईटेक UAV, बल्कि UCAV था जिसको कहते हैं कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, और उसको जो है ना वो हमारे ग्राउंड डिफेंसेस ने उसको तबाह किया, उसका भी एविडेंस मिल गया। सो इट इज 7+1 और 8 एयरक्राफ्ट, क्योंकि जो UCAVs होते हैं ना वो भी बहुत बड़े होते हैं और दे आर जस्ट लाइक अ मिनी एयरक्राफ्ट। अच्छा, मुझे बताइए कि हमने कुछ डैमेज भी किए उनके तैयारी, ये तो वो थे जो हमने डिस्ट्रॉयड है। जी यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर देखिए जब हाई कॉम्बैट फाइट हो रही होती है तो बहुत सारे मिसाइल्स चल रहे होते हैं, लेकिन कई मिसाइल्स यानी कि टारगेट पे नहीं लगते या टारगेट के करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन मिसाइल के अंदर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है कि जी कि अगर वो 100 मीटर या 150 मीटर के करीब से गुजरे तो वो फट जाता है, और उसका जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बुलेट्स बन जाते हैं, और वो जो जाके जहाज को डैमेज कर देते हैं। सो उस वक्त क्योंकि जहाज एक अच्छी कंडीशन में होता है और वो डैमेज होता है, तो अगर उसका बेस करीबी है तो वो कई मरतबा जहाज बेस पे जाके लैंड कर जाते हैं, लेकिन फिर रिकवर नहीं किए जा सकते क्योंकि द डैमेज इज टू बिग। अच्छा, ये जब इंडियन जहाज गिरता है तो मैंने सुना इंडियन पायलट्स कहते हैं कि हम तो लैंड ऐसे करते हैं। ये देखिए मैं हमेशा जो मैंने जो आप लोगों के साथ बात की, मैंने कहा कि हमने हमेशा देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना उसको ये बहुत फख्र हासिल है, और हम कि 1971 के बाद आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने कॉम्बैट में एक जहाज लूज नहीं किया। 1971 के बाद 54 ईयर्स से हमने एक जहाज नहीं लूज किया कॉम्बैट में, और हमने 26 से 28 जहाज जो है ना वो हमने एनिमी के गिराए हैं। अच्छा, 1971 के बाद से 26 से 28 हमने हिट किए हैं, और अपने तमाम जहाज हमने कॉम्बैट में सेव्ड, हमने कॉम्बैट में कोई जहाज लूज नहीं किया। तो ये जो आप ये एक्सीलेंस हासिल करते हैं, ठीक है ना, ये एक्सीलेंस जो है ये वेपन से नहीं आती है, जहाज खरीदने से नहीं आती है, मिसाइल खरीदने से नहीं आती, ये पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग से आती है, ठीक है ना। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपने पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और इंजीनियर्स के ऊपर भरोसा किया है, और वो हम उनको इतने हाई लेवल के ऊपर ट्रेन करते हैं कि जब भी हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह किसी कॉम्बैट यानी कि कॉम्बैट सिनेरियो में डाला, उन्होंने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और आप देखिए ये 2025 एक यूनिक नहीं, आप 2019 देख लें जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुई थी, ठीक है ना, जब इंडिया ने इंग्रेस करने की कोशिश की थी, तो हमने उस वक्त भी उनके जहाज, जब अभिनंदन हमारे मुल्क के अंदर उसकी अपने जहाज के साथ गिरा था, ठीक है ना। अब उस वक्त भी एयर मार्शल साहब 2 जहाज गिराए गए थे ना, एक उनकी टेरिटरी में गिरा था, एक हमारी टेरिटरी में, लेकिन हम क्लेम अपने वाला करते हैं। नहीं, हम दोनों करते हैं क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि वो जहाज तबाह हुए। देखिए आजकल जो है ना, आपने एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब नहीं दे सका कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को किस तरह पता चलता है कि जहाज 7 हो गए 8। वो इस तरह पता चलता है कि जी देखें आजकल जो है ना जो दुनिया है ना वो बहुत एक दूसरे के करीब आ चुकी है। अगर फर्ज कर लें कि हमारे यहाँ F-16 को कुछ होता है तो अमेरिकन हमारे एक F-16 को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर SU-30 MKI होगा तो रशियंस ट्रैक कर रहे होंगे, अगर मिराज 2000 होगा या राफेल होगा तो फ्रेंच कर रहे होंगे। अगर आप याद करें फारूक साहब कि जब हमने क्लेम किया था कि जी कि हमने 3 राफेल गिराए और इंडिया नहीं मान रहा था, तो द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा कि हाँ 1 राफेल गिराए वो फ्रांस था। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि जी कि हम उस जहाज को उड़ता हुआ नहीं देख रहे, जो क्योंकि वो एक इंजन की रोटेशंस होती हैं, वो जहाज की अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, हर चीज इज बीइंग डिटेक्टेड ऑल द टाइम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जी। तो आप जो है ना क्या कहते हैं, हर मुल्क और खासतौर पे जो कंट्रीज हैं जो जहाज़ों को जो सप्लाई करती हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है। और मेरे ख्याल हमारे क्लेम की सबसे बड़ी
यानी कि मैं कहूंगा कि उसके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए कि हमने तो सिर्फ क्लेम किया था, लेकिन उसको वेरीफाई उन ममालिक ने किया जो उस वक्त हमारे पार्टनर नहीं थे इस जंग में। ठीक है ना। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने 6 से 7 F-16 क्लेम किए तो अमेरिका ने बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान के कोई F-16 गिरे।